जब भी कथक की बात होती है तो जहन में एक ही चेहरा सबसे पहले आता है, बिरजू महाराज का। आज हम इसी महान कलाकार की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो खुद किसी शास्त्रीय राग की तरह है, जिसमें बहुत ऊंचे सुर भी हैं और बहुत गहरे भी। तो सवाल ये उठता है कि कोई लीजेंड बनता कैसे है। चलिए इसी सवाल के साथ उनके इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों की आग से तपकर महानता तक पहुंचा। उनकी जिंदगी की शुरुआत तो बेइंतहा शानो शौकत से हुई, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा जिसके शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, एक ऐसा दौर जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा बचपन जहां चारों तरफ बस ठाठ बांट थे। उन्हें छोटे नवाब कहकर बुलाया जाता था और उनकी हवेली के दरवाजे पर एक दो नहीं बल्कि 8-8 सिपाही पहरा देते थे। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद सब कुछ मानो एक झटके में बदल गया। जो संदूक कभी लाखों के हार से भरे रहते थे, वो अब बिल्कुल खाली थे। परिवार पर अचानक मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ा। सोचिए जरा, घर चलाने के लिए उनकी माँ को क्या करना पड़ा। पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उसमें से सोना और चांदी के तार निकालकर बेचें। हालात ऐसे हो गए थे कि किसी दिन दोपहर में खाना मिल भी गया तो रात का कोई ठिकाना नहीं था। भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, इन्हीं मुश्किलों के बीच से ही एक महान कलाकार का जन्म होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे उनकी कला ने आकार लिया। उनकी माँ ने उन्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दी। वो हमेशा कहती थीं, बेटा, खाने को भले ही चने मिलें या कभी-कभी वो भी ना मिलें, पर तुम्हारा रियाज, तुम्हारा अभ्यास कभी नहीं रुकना चाहिए। और यही अनुशासन आगे चलकर उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें 3 महान गुरुओं से सीखने का मौका मिला। एक तो उनके पिता अच्छन महाराज, और फिर उनके चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। मतलब कथक तो जैसे उनकी रग रग में दौड़ता था। अच्छा, कथक में ना एक बहुत खास रस्म होती है, गंडा परंपरा। इसमें गुरु अपने शिष्य की कलाई पर एक तावीज बांधकर उसे अपना लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक भेंट या दक्षिणा देनी पड़ती है। तो जब बिरजू जी की बारी आई, उनके पिता जो उनके गुरु भी थे, उन्होंने कहा कि भाई, भेंट के बिना गंडा नहीं होगा। तब उनकी माँ ने बिरजू के ही 2 डांस प्रोग्राम से जो कमाई हुई थी उसे भेंट के तौर पर दिया, और बस वहीं से उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब जरा उनकी कला के सबसे जरूरी सिद्धांत पर बात करते हैं, और वो है लय। ये सिर्फ डांस का हिस्सा नहीं है, ये तो जिंदगी का फलसफा है। तो ये लय आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ संगीत की ताल या बीट नहीं है। ये वो बैलेंस, वो संतुलन है जो दुनिया की हर एक चीज में, हर एक काम में मौजूद है। बिरजू महाराज इसे एक बड़े ही सरल उदाहरण से समझाते थे। एक घास काटने वाले के बारे में सोचिए। जिस लय के साथ वो घास को पकड़ता है और दरांती चलाता है, अगर उस लय में, उस रिदम में जरा सी भी चूक हो जाए तो हाथ कट सकता है। बस यही लय है। और यही वो संतुलन है जो डांस को काम से जोड़ता है और काम को जिंदगी से। सब कुछ एक ही लय में, एक ही धागे में बंधा हुआ है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने कथक को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरी दुनिया की भाषा बना दिया। अगर हम अपने अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स को देखें तो कथक की प्रेरणा रोजमर्रा की जिंदगी के हाव भाव से आती है। वहीं भरतनाट्यम मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। कथक में नजाकत भी है और ताकत भी, और यही कोमलता और शक्ति का संतुलन इसे सबसे खास बनाता है। उन्होंने परंपरा की नींव को हमेशा मजबूत रखा, लेकिन उस पर नई इमारत भी खड़ी की। अपने गुरुओं के अंदाज को अपने कथक में शामिल किया, और तो और टैगोर जैसे मॉडर्न कवियों की कविताओं पर भी डांस कंपोज किया। इसी वजह से कथक हमेशा जिंदा रहा। ये किस्सा उनकी सोच को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। एक बार फ्रांस में किसी ने पूछ लिया कि ये यशोदा कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, इस धरती पर हर माँ यशोदा है और हर बच्चा कृष्ण, क्योंकि माँ के प्यार और बच्चे की शरारत को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। और अब आखिर में बात करते हैं उनकी विरासत की, उन सीखों की जो वो हम सब के लिए छोड़ गए हैं। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि वो सिर्फ एक महान डांसर ही नहीं थे। उन्हें मशीनों से, मैकेनिक्स से भी बड़ा लगाव था। वो तो कहते थे कि अगर डांसर नहीं होते तो पक्का इंजीनियर होते। इसके अलावा वो एक कमाल के गायक, संगीतकार और चित्रकार भी थे।
वो हमेशा आर्ट एजुकेशन के हक में बात करते थे। उनका मानना था कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को कोई न कोई कला जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये जिंदगी में अनुशासन और संतुलन लाना सिखाती है। और उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यही थी कि हुनर एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है और जब वक्त मुश्किल हो तो आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। वो बस एक ही सबक दुनिया को सिखाना चाहते थे कि संघर्ष, लगातार अभ्यास और संतुलन की गहरी समझ से कोई भी इंसान कुछ ऐसा बना सकता है जो खूबसूरत भी हो और हमेशा के लिए यादगार भी। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना कि अगर कला का असली मतलब बैलेंस है, संतुलन है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में वो संतुलन कहाँ और कैसे ढूंढते हैं? ये सोचने वाली बात है।